नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। बेंगलुरु में एक घर से करीब 10,000 मतदाता पहचान पत्र बरामद। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया चुनावी धांधली का आरोप। राजराजेश्वरी नगर सीट का चुनाव रद्द करने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए 48 घंटे से भी कम का वक्त बाकी। चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 4 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पनामा पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। पनामा के शीर्ष नेतृत्व से आपसी रिश्तों की मजबूती पर होगी चर्चा। आर्थिक, कृषि, आयुष और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। ब्रिटिश कोर्ट से विजय माल्या को जोरदार झटका। 13 भारतीय बैंकों की तरफ से दायर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुकदमा हारे। वसूली का रास्ता साफ। माल्या की दुनिया भर में मौजूद संपत्ति जब्त करने के आदेश को पलटने से भी इनकार। ईरान परमाणु समझौते से अलग हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप का नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान। परमाणु कार्यक्रम में ईरान की मदद करने वाले देशों को भी दी चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। और सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ी अहम खबरें। कर्नाटक में बेंगलुरु के एक अपार्टमेंट से करीब 10,000 वोटर कार्ड बरामद होने के बाद चुनाव आयोग हरकत में आ गया है। वोटर आईडी कार्ड बेंगलुरु के जहाली इलाके के एक अपार्टमेंट से बरामद किए गए हैं। ये इलाका राजराजेश्वरी नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है। चुनाव आयोग ने तत्काल इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजीव कुमार ने इसे गंभीर मामला बताया है। It is being investigated and being monitored directly by Election Commission. At appropriate level, appropriate decision will be taken. This is certainly a very serious matter. We can't decide it here. So we don't still understand the significance of this more than a lakh counterfoils. Because whether they are really electors or what it signifies, those all investigation have to be. वोटर आईडी कार्ड मिलने के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी जहां सिद्धरामैया सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं कांग्रेस बीजेपी पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगा रही है। We are here to present before you evidence of the fact that Bharatiya Janata Party is enacting a drama, midnight drama, to reflect that the election should be countermanded, while it itself is responsible for this entire episode. Congress is losing public support and therefore is trying to rig election in every undemocratic way. Therefore, we condemn this Congress attitude and demand that the Rajarajeshwari Nagar election should be countermanded, because this is not election. I sought an appointment of the Election Commission with all documents. We have recorded everything and we are placing it before the Election Commission and seeking that this is the similar type which was happened there in Chennai last occasion, that the election was postponed, the election was suspended, the election was postponed, the whole process was initiated and then the election took place. So similar scandal has happened here in Rajarajeshwari Nagar. कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है और प्रचार के लिए अब 48 घंटे से भी कम वक्त बचा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के दिग्गज चुनावी समर में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बंगारापेट, चिकमंगलूर, बेलगावी और बीदर में जनसभाओं का कार्यक्रम है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज टुमकुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह का टुमकुर में एक और बेंगलुरु की 4 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो का भी कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। वो आज बेंगलुरु में रोड शो करेंगे। साथ ही उनका कई चुनावी सभाओं में भी हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बीजापुर के विजयपुरा, कोप्पल और बेंगलुरु में रैलियां की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस समाज को जाति और समुदाय के आधार पर बांटने में विश्वास करती है और बांटो और राज करो कांग्रेस की नीति है। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनेगी और कर्नाटक की जनता कांग्रेस को 5 साल की खराब सरकार के लिए कड़ी सजा देगी। बेंगलुरु की बदनाम। कर्नाटक में रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। मंगलवार को उन्होंने विजयपुरा, कोप्पल और बेंगलुरु में रैली की। रोड मैप तैयार होगा। विजयपुरा में उन्होंने कहा कि बीजेपी की जीत को देखते हुए कांग्रेस अभी से हार के बहाने खोज रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस अभी से ईवीएम को दोष देने के लिए योजना बना रही है। लोगों के बीच त्रिशंकु विधानसभा का भ्रम फैलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्नाटक की जनता कांग्रेस को 5 साल की खराब सरकार के लिए सजा देने का फैसला कर चुकी है। और उनके मुखिया लोग दफ्तर में बैठ करके सोच रहे हैं कि जब 15 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे तो कौन से बहाने बताएंगे। ईवीएम ने हरा दिया, क्या कारण से हार गए, क्या हुआ, ये पराजय के कारण बनाने के लिए ईवीएम को दोष देने के लिए अभी से योजना बना रहे हैं। कोप्पल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रभक्ति और समाज की सेवा में भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के लिए देश का मतलब सिर्फ एक परिवार है। एक ऐसी पार्टी है जिसने आजादी के 70 साल में 60 साल तक खुद ने राज किया है, लेकिन वो पार्टी का मंत्र है उनका परिवार, यही उनका संविधान है। उनका परिवार यही उनकी सरकार है। वो सरकार चलाते हैं तो भी परिवार के लिए, वो सरकार गिराते हैं तो भी परिवार के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बेटियों और महिलाओं के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने 3 तलाक पर संसद से बिल पारित नहीं होने दिया। कर्नाटक में 12 मई को विधानसभा चुनाव होना है। नतीजों का ऐलान 15 मई को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कर्नाटक के सियासी रण को जीतने के लिए कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी करीब 2 साल बाद कल चुनावी रैली की। बीजापुर के विजयपुरा में रैली को संबोधित करते हुए सोनिया गांधी ने एनडीए सरकार की नीतियों को गरीब और किसान विरोधी बताया। सोनिया गांधी ने कहा कि एनडीए सरकार हमेशा कांग्रेस शासित राज्यों के साथ पक्षपात करती रही है। उन्होंने कांग्रेस की नीतियों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा ही गरीबों और किसानों के हित में काम किया है। इस मौके पर सोनिया गांधी ने सिद्धरामैया सरकार की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में सूखा पड़ा उनके मोदी सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, लेकिन इस मामले में भी कर्नाटक के साथ भेदभाव किया गया। सोनिया गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 4 साल पहले जनता से जो वादे किए थे उनमें से किसी पर भी अमल नहीं किया। हैरानी की बात यह भी है कि जिन जिन राज्यों में सूखा पड़ा, मोदी सरकार ने उन राज्यों को हजारों करोड़ दिए, लेकिन कर्नाटक के किसानों के घावों पर नमक छिड़कते हुए सबसे कम पैसा दिया। मोदी जी, क्या यही है आपका सबका साथ, सबका विकास? कर्नाटक के पुराने मैसूरू इलाके में इस बार रोचक मुकाबला दिख रहा है। परंपरागत रूप से यहां कांग्रेस और जेडीएस के बीच टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार
बीजेपी भी पूरा जोर लगा रही है। वोकालिगा के गढ़ वाले इस इलाके से पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीट जीतना चाहती है। पुराने मैसूरू इलाके में बीजेपी पूरे दमखम के साथ इस बार मैदान में है। हर दिन यहां पार्टी नेता पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस और जेडीएस के इस गढ़ में सेंध लगाना पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इसी इलाके से आते हैं। कांग्रेस के किले में सेंध लगाने के लिए बीजेपी को वोकालिगा वोटरों को अपनी तरफ खींचना होगा। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वो जाति की जगह विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। Traditionally, this old Mysore region is a weak link for BJP. Even during the peak of 2008 assembly election, when we got 110 seats, the entire old Mysore region in the 5 districts, out of 33 seats, we got only 2 seats. This time, for the first time, we will cross double digit. कांग्रेस के लिए ये इलाका प्रतिष्ठा का प्रश्न है। सिद्धारमैया सरकार के कई मंत्री इस इलाके से चुनाव लड़ रहे हैं। Old Mysore region, 100% we are going to win all the seats. This is what I personally. And why? Reason is we have done a good job and we are with the people. This is people सरकार। लेकिन जेडीएस कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी को भी चुनौती दे रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में 61 सीटों में से कांग्रेस ने 27 तो जेडीएस ने 25 सीटें जीती थी। बीजेपी को महज 4 सीटें मिली थी। Mysore and Mandya is a very good Vakaligas and all other people is there. It's a very good people is there. All JDS. Mandya and Mysore is very powerful of JDS. The Vakaliga people is there. पुराने मैसूरू इलाके में मैसूरू के साथ मांड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण, चामराजनगर, रामनगरम, कोलार, चिकबल्लापुर, कोडागु और चिकमंगलूर आते हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने विश्वास जताया है कि कांग्रेस और जेडीएस को ओल्ड मैसूरू से सबसे बड़ा शॉक मिलने वाला है। वहीं इन दलों ने भी अपने गढ़ को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाया है। ज्यादातर प्री पोल सर्वेज बताते हैं कि कर्नाटका में कड़ा मुकाबला होगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि ये क्षेत्र सभी राजनीतिक दलों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। मैसूरू से कैमरा पर्सन योगेश अग्रवाल के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कुछ और अहम खबरें। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा को पद से हटाने के लिए कांग्रेस के नोटिस को पूरी तरह से गलत बताया है। कांग्रेस के 2 सांसदों की ओर से सभापति के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को वापस लेने के बाद वित्त मंत्री का ये बयान आया है। अपने फेसबुक पेज पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लिखा है कि कांग्रेस के नोटिस का मसौदा खराब था और इसमें तथ्यों की कमी है। उसके सहयोगी दल भी न्यायपालिका के साथ टकराव के पक्ष में नहीं थे। ऐसे में जब नोटिस का मजबूत आधार नहीं था तो राज्यसभा के सभापति के फैसले को कोर्ट में चुनौती देना उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि स्पीकर या सभापति की ओर से प्रस्ताव खारिज करना विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है, ये न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू का फैसला ठोस वजहों पर आधारित था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर भी सुप्रीम कोर्ट में मनपसंद बेंच चाहती है ताकि उसकी कमजोर दलीलों को तरजीह मिल पाए। अरुण जेटली ने अपनी पोस्ट में कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर कई सवाल भी किए हैं और जानकारों का मानना है कि राज्यसभा के सभापति को सीजेआई दीपक मिश्रा को हटाने से जुड़े नोटिस को खारिज करने का पूरा अधिकार है। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने राज्यसभा टीवी को बताया कि इससे पहले भी जजों को पद से हटाने से जुड़े नोटिस को खारिज किया जा चुका है और इस पर सवाल उठाना सही नहीं है। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता फ्रैंक परेरा ने। जब राज्यसभा चेयरमैन ये निर्णय लिया उस दिन कई लोग कहे कि राज्यसभा चेयरमैन एक जजेस इंक्वायरी कमेटी को स्थापना करना था और वो खुद ये निर्णय नहीं लेना था। मेरे विचार में वो बिल्कुल गलत है। दूसरी बात, ये लोग कहें कि ये गैर कानूनी है। मैं समझता हूँ ये गलत है, क्योंकि सेक्शन 3 जजेस इंक्वायरी एक्ट में ये कहा गया है कि अध्यक्ष चाहे तो एडमिट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, कई लोग ये कहा है कि
ये पहले कभी ऐसे नहीं हुआ है, ये भी गलत है, क्योंकि 1970 में स्पीकर डिलन साहब जो है, ये जजेस इंक्वायरी एक्ट आके 2 साल के बाद स्पीकर डिलन ने ऐसे ही एक क्या नोटिस ऑफ इम्पीचमेंट को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने कहा दिस ए फ्रिवलस नोटिस, मतलब इसमें दम नहीं है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। ऐसे ही जब हमारे संविधान ऐसे ही स्पीकर मावलंकर भी ऐसे एक नोटिस को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो नोटिस में जो जज के खिलाफ जो ये लोग कह रहे थे उसमें कुछ दम नहीं है। 3 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पनामा पहुंच गए हैं। ग्वाटेमाला से पनामा पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वागत किया गया। पनामा में उपराष्ट्रपति यहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ आपसी हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मध्य अमेरिका में पनामा के साथ भारत के संबंध सबसे पुराने हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के लिहाज से पनामा एक बड़ा केंद्र है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू पनामा के राष्ट्रपति जुआन कार्लोस रोड्रिग्स के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करने के अलावा वहां के उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री से भी मिलेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कृषि, संस्कृति, शिक्षा, पारंपरिक औषधि, वीजा और आर्थिक सहयोग से जुड़े मामलों पर चर्चा होगी। साथ ही क्षेत्रीय और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इससे पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने ग्वाटेमाला यात्रा के आखिरी दिन ऐतिहासिक शहर एंटीगुआ का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने ऐतिहासिक धरोहरों को संजोए रखने के लिए स्थानीय प्रशासन की तारीफ की। ग्वाटेमाला का औपनिवेशिक शहर एंटीगुआ। ग्वाटेमाला यात्रा के आखिरी दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस खूबसूरत शहर का दौरा किया। कभी ये शहर ग्वाटेमाला की राजधानी थी। शहर में खूबसूरत इमारतें, गलियां और सड़कें प्राचीन काल की संरचना को दर्शाती हैं। मध्य अमेरिका का ये शहर पर्यटकों के आकर्षण का खास केंद्र है। शहर की कई पुरानी इमारतों को अब रेस्टोरेंट और होटल में तब्दील कर दिया गया है। एंटीगुआ पहुंचने पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का स्वागत शहर के मेयर ने किया। उपराष्ट्रपति ने शहर की ऐतिहासिकता बनाए रखने की तारीफ की। Speciality of the city is in spite of so many natural calamities, still you are able to preserve your heritage. I offer my compliments and compliments of people of India for the city, for its management, for the splendid way you are able to manage and continue this great splendor of this historic city. उपराष्ट्रपति ने यहाँ के म्यूजियम और चर्च का भी दौरा किया। एंटीगुआ शहर का ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व है। यहाँ चर्च, पुरानी इमारतें, बेहतरीन वास्तुशिल्प काल का नमूना पेश करती हैं। They changed it because of the uprising of the Mayans living in that area. They changed it to another place 5 miles away from here called Ciudad Vieja. And after this city was destroyed by Alar coming from the Agua volcano, they moved it here in 1543 and it was called Santiago de los Caballeros. So then the city was also destroyed by a Santa Marta earthquake, and then they moved the city in 1773 to where Guatemala City is nowadays. ग्वाटेमाला के इतिहास में एंटीगुआ का खास महत्व है। एंटीगुआ ग्वाटेमाला सेंट्रल अमेरिका का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। इसकी प्रमुखता को नज़र में रखते हुए यूनेस्को ने 1970 में ही इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी दिया है। 1543 से करीब 200 साल बाद तक ये शहर स्पेनिश साम्राज्य का केंद्र रहा। बाद में ये शहर मध्य अमेरिका का अहम शहर बनकर उभरा। ग्वाटेमाला से राजकमल राव, राज्यसभा टीवी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू की ग्वाटेमाला यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच राजनयिक सहयोग बढ़ाने से लेकर फार्मा, ऑटोमोबाइल और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। वहीं पर्यटन के क्षेत्र में भी दोनों देशों ने खासा जोर दिया है। हमारे संवाददाता राजकमल राव ने ग्वाटेमाला में भारत के राजदूत संजीव बाबू कुरुप से खास बातचीत की। What is the significance of Vice President's visit to Guatemala? This is the first ever visit, such a high level visit. We never had any visit of this level. This is the first time our Vice President is visiting
Guatemala, and this is the first visit of our Vice President after assuming Vice Presidency. It gives a message that we are keen to enhance our relationship, our engagement with Central America and Latin America, and we consider Guatemala as an able partner in this process. Okay, sir, what is the kind of business relationship that India enjoys with Guatemala? We have a business around 282 million last year, and in a calendar year, if you take it's more than 300 million. It's 90% is our exports. The balance of trade is highly in our favor, and we do mainly automobiles, pharmaceuticals, textiles, IT services, etc. Okay, what is the kind of cooperation that India and Guatemala have agreed during the Vice President's visit, sir? We have decided to enhance our relationship in all fields. There are cooperation going on in capacity building. Then we have talked about agriculture, culture, diplomatic academy, wildlife protection, etc. Many things were talked. We'll have to follow it up. Okay, sir mentioned about the relationship between Ahmedabad and the Antigua Guatemala. Do you see any kind of heritage cooperation happening between India and Guatemala? There is a proposal just mooted for a twinning of cities, sister city arrangement with this Antigua Guatemala and Ahmedabad. Okay. This has to be processed. Once it is processed, there's a lot of cooperation activities envisaged in that will have to be implemented. विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से $1.5 बिलियन का जोरदार झटका लगा है। अदालत ने कहा है कि IDBI समेत 13 भारतीय बैंकों का समूह विजय माल्या पर भारतीय अदालत का फैसला लागू कर सकता है। इसका मतलब है कि ये बैंक माल्या से $1.55 बिलियन से ज्यादा की रकम वसूल सकते हैं। माल्या के ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपनी एयरलाइंस कंपनी किंगफिशर के नाम पर कर्ज लिया, लेकिन जानबूझकर उसे नहीं लौटाया। ब्रिटिश अदालत ने दुनिया भर में विजय माल्या की संपत्ति पर लगे फ्रीज को भी हटाने से इनकार कर दिया है। विजय माल्या पर मनी लॉन्ड्रिंग और कई दूसरे घपलों का आरोप है और उन्होंने इस समय ब्रिटेन में शरण ले रखी है। भारत उन्हें देश में लाकर उन पर मुकदमा चलाने के लिए ब्रिटेन से बातचीत कर रहा है। साल 2019 में भारत एशिया की सबसे तेजी से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की तरफ से जारी एक अनुमान में कहा गया है कि साल 2019 में भारत की वास्तविक GDP विकास दर 7.8% होगी, जो एशिया क्षेत्र में सबसे तेज होगी। 2018 में भारत की वास्तविक GDP दर में 7.4% की दर से विकास होगा। अमेरिका ने ईरान परमाणु समझौते से खुद को अलग कर लिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया है। ईरान ने इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार ईरान के साथ परमाणु समझौते को खत्म करने का ऐलान कर दिया। समझौते से अलग होने का ऐलान करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्यूक्लियर हथियारों को लेकर किसी देश ने ईरान की मदद की तो उसके खिलाफ भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। As we exit the Iran deal, we will be working with our allies to find a real, comprehensive and lasting solution to the Iranian nuclear threat. This will include efforts to eliminate the threat of Iran's ballistic missile program, to stop its terrorist activities worldwide, and to block its menacing activity across the Middle East. परमाणु समझौता ईरान और 6 वैश्विक शक्तियों के बीच साल 2015 में हुआ था, जिनमें ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी और रूस शामिल हैं। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस समझौते की अगुवाई की थी। बराक ओबामा ने भी ट्रंप के फैसले को बड़ी गलती बताया है। जवाब में ईरान ने कहा है कि वो यूरेनियम संवर्धन का काम दोबारा शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जो कि परमाणु ऊर्जा और हथियार दोनों के लिए जरूरी हैं। बनाबरीन अमेरिका रस्मन امشب اعلام کرد که به تعهدات بین المللی توجهی ندارد. قبل از برجام هم آقای ترامپ تعهدات خودش رو نسبت به تغییرات آب و هوایی پاریس اعلام کرد و از این تعهد مهم و مفید برای محیط زیست جهانی خارج شد و 5 کشور است. از این لحظه ईरान के साथ परमाणु समझौते में शामिल रहे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने भी अमेरिका के इस फैसले पर खेद जताया है। यूरोपीय संघ के विदेश मामलों के प्रमुख फ्रेडरिका मोघेरिनी ने कहा है कि यूरोपीय संघ परमाणु समझौते को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। रूस ने भी राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर गहरी निराशा जताई है।
The European Union regrets today's statement by the President of the United States of America on the nuclear deal with Iran. Should the US reconsider their position, we would welcome it. The United States remain our closest partner and friend, and obviously we will continue to work closely together on many other issues. वहीं इजराइल और सऊदी अरब ने ईरान परमाणु समझौते से अलग होने के राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले का स्वागत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नरेंद्र मोदी सरकार के 4 साल इसी महीने की 26 तारीख को पूरे हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए सरकार ने इन 4 साल के दौरान अनेक क्षेत्रों में विकास से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई हैं। हम उन अहम योजनाओं का लेखा जोखा पेश कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन की। पूर्व सैनिकों की करीब 40 सालों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को आखिरकार एनडीए सरकार ने मानते हुए लागू किया और इसका सीधा असर पूर्व सैनिकों के जीवन पर देखा जा सकता है। इससे आर्थिक लाभ मिलने के साथ ही उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी हुई। पूर्व सैनिक इसका पूरा श्रेय मोदी सरकार को देते हैं। तकनीक और रामबली सिंह का साथ शुरू से रहा है। 77 वर्षीय रामबली सिंह अपने नए स्मार्टफोन के साथ कदम ताल करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना से रिटायर हुए इन्हें 23 बरस हो चुके हैं और स्मार्टफोन तब खरीदा जब वन रैंक वन पेंशन का पैसा इनके खाते में आया। वन रैंक वन पेंशन से उनको धन, सम्मान और वृद्धावस्था में जरूरी सहारा मिला है। उनका मानना है कि सरकार के इस फैसले से नई पीढ़ी का फौज की तरफ रुझान बढ़ेगा। हमारे पेमेंट 10 गुना बढ़ गए। आज हम जहां चाहें विदेश तक घूमने जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि हम घूम के आए भी। तो हम तो बहुत शुक्रगुजार हैं सरकार। करीब 4 दशक से लंबित मांग को केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2014 से हकीकत में बदल दिया है। The government has taken a decision to implement the OROP. केंद्र सरकार ने रक्षा कर्मियों से जुड़े वन रैंक वन पेंशन के तहत अब तक सेवानिवृत्त फौजियों को 11,000 करोड़ से अधिक की राशि बकाये के तौर पर दे दी है। एक जवान की पेंशन डबल से भी ज्यादा हो गई, क्योंकि आजकल जो जवान रिटायर होता है उसकी पेंशन डबल से ज्यादा थी, तो पुराने वालों को लाके उसके बराबर कर दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। वन रैंक वन पेंशन का अर्थ है अलग अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के एक समान टेन्योर करने वाले 2 फौजियों की पेंशन की राशि में बड़ा अंतर न हो। अतीत में 2006 से पहले रिटायर हुए सैन्य कर्मियों को कम पेंशन प्राप्त हो रही थी, यहाँ तक अपने से कम रैंक वाले अफसर से भी कम। इस अंतर को इस बात से ऐसे समझा जा सकता है कि सन 2006 से पहले रिटायर हुए मेजर जनरल की पेंशन तकरीबन 30,300 रुपए प्रति महीना है, जबकि आज कोई कर्नल रिटायर होगा तो उसे 34,000 रुपए पेंशन प्राप्त होगी, और तब जब मेजर जनरल का पद एक कर्नल से 2 रैंक ऊपर होता है। असमानता का ये मामला केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं रहा, सिपाही, नायक और हवलदार रैंक के फौजी भी इससे प्रभावित हो रहे थे। अभी गवर्नमेंट ने जो दिया है 2015 के अंदर, उसके अंदर बहुत अच्छा है, ये अच्छी बात है। मोदी गवर्नमेंट ने ये दिया और इसको किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। सन 2008 में इस मुहिम को तेज करने के लिए इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की स्थापना की गई थी और 8 फरवरी सन 2009 में फौजियों ने इस मुद्दे पर क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की थी और विरोध स्वरूप राष्ट्रपति को हजारों मेडल वापस कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्कालीन यूपीए सरकार को वन रैंक वन पेंशन को लागू करने का आदेश दिया था, जिस पर अमल नहीं हो पाया था।
सन 2014 के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवानिवृत्त सैनिकों के कल्याण के लिए उसे कार्यान्वित करने का वचन दिया। वायदानुसार सरकार ने 7 सितंबर सन 2015 से इसे कार्यान्वित करने के लिए तौर तरीका घोषित किया। इस योजना की मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह हैं। शुरुआत में पिछले पेंशन भोगियों की पेंशन का पुनः नियतन कैलेंडर वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों की पेंशन के आधार पर किया जाएगा और ये हितलाभ 1 जुलाई सन 2014 से प्रभावी होंगे। सभी पेंशन भोगियों के लिए पेंशन का पुनः नियतन समान रैंक पर और सेवा की समान अवधि तक सेवा के बाद सन 2013 में सेवानिवृत्त होने वाले सैन्य कर्मियों की अधिकतम और न्यूनतम पेंशन के औसत के आधार पर किया जाएगा। सभी पारिवारिक पेंशन भोगियों, खास तौर से लिबरलाइज्ड पारिवारिक पेंशन भोगियों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को बकाया का भुगतान एक ही किस्त में किया जाएगा। भविष्य में पेंशन का पुनः नियतन 5 बरस के अंतराल पर किया जाएगा। फिलहाल इस योजना से 25 लाख से अधिक भूतपूर्व सैनिकों के साथ साथ करीब 13 लाख से अधिक वर्तमान सैनिकों को फायदा मिलेगा। भारत में 6.5 लाख से अधिक शहीदों की विधवाओं और हर बरस रिटायर होने वाले 65,000 सैनिक भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। रविंदर श्योरन, राज्यसभा टीवी। आखिर में हेडलाइंस। बेंगलुरु में एक घर से करीब 10,000 मतदाता पहचान पत्र बरामद। चुनाव आयोग ने दिए जांच के आदेश। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया चुनावी धांधली का आरोप। राजराजेश्वरी नगर सीट का चुनाव रद्द करने की मांग। कांग्रेस ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए 48 घंटे से भी कम का वक्त बाकी। चरम पर प्रचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज 4 रैलियां। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु में करेंगे रोड शो। 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पनामा पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। पनामा के शीर्ष नेतृत्व से आपसी रिश्तों की मजबूती पर होगी चर्चा। आर्थिक, कृषि, आयुष और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर होगा जोर। ब्रिटिश कोर्ट से विजय माल्या को जोरदार झटका। 13 भारतीय बैंकों की तरफ से दायर 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुकदमा हारे। वसूली का रास्ता साफ। माल्या की दुनिया भर में मौजूद संपत्ति जब्त करने के आदेश को पलटने से भी इनकार। और ईरान परमाणु समझौते से अलग हुआ अमेरिका। राष्ट्रपति ट्रंप का नए प्रतिबंध लगाने का ऐलान। परमाणु कार्यक्रम में ईरान की मदद करने वाले देशों को भी दी चेतावनी। ईरान के राष्ट्रपति रूहानी ने फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष में भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नमस्कार।